हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आनंदम एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल आनंदम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है? इसका ऑप्शन है 6 to 14 ईयर्स, 6 to 16 ईयर्स, 4 to 14 ईयर एंड 4 to 16 ईयर। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का जो है ना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान में क्या था ना कि सब पढ़े सब बढ़े, इसका टैगलाइन है और इसमें मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। उसका एज कितना था? तो उसका एज आपको था 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या दिव्यांगजन की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? इसके ऑप्शन है, उन्हें अलग विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें समान विद्यालय में ही विशेष शिक्षा विशेषज्ञों की मदद से देनी चाहिए, उन्हें केवल घर में शिक्षा मिलनी चाहिए, केवल उनके माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, स्पेशल एजुकेशन, उन जो बच्चे हैं स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं, उन्हें कैसे शिक्षा देनी चाहिए? उन्हें अलग से अलग स्कूल उनका होना चाहिए या सेम विद्यालय हो जो इसमें और बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें विशेष व्यवस्था दे देनी चाहिए। और सी ऑप्शन बोलता है, क्या उन्हें केवल घर में शिक्षा मिलनी चाहिए या केवल उनके माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए? तो देखिए, इसका राइट आंसर बी होगा, उन्हें समान विद्यालय में विशेष शिक्षा देनी चाहिए विशेषज्ञों के मदद से। इसका बोलने का मतलब ये हो रहा है कि आप जो रेगुलर स्कूल होते हैं उसी में उस बच्चों को भी पढ़ाएं और वहाँ पर उन्हें विशेष तरह के फैसिलिटी उपलब्ध कराएं। जैसे आपको सीढ़ियाँ अगर नहीं चढ़ पाते हैं तो उनके लिए एक बगल से वो वाली सीढ़ी जो होती है फिजिकल हैंडीकैप्ड वाली, इसमें वो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। टॉयलेट उनके लिए स्पेशल होनी चाहिए। तो और विशेषज्ञ भी होने चाहिए टीचर, जिससे कि उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे के सीखने और शिक्षण से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है पेडागॉजी, एंडोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, साइकोलॉजी। देखिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पेडागॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के संप्रत्यय को अस्तित्व में लाया था? इसका ऑप्शन है बायस्की, पियाजे, चोम्स्की एंड स्किनर। तो देखिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चोम्स्की ने दिया था ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के संप्रत्यय के अस्तित्व में लाया था, चोम्स्की ने लाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्कृति एवं रचनावाद के प्रतिपादक कौन थे? इसका ऑप्शन है पियाजे, बायस्की, बेंजामिन, बीएफ स्किनर। देखिए, सामाजिक संस्कृति रचनावाद के प्रतिपादक, इसका ये पूछ रहा है इसमें कि आपको सोशियो कल्चर डेवलपमेंट किनके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट जो है ये आपको बायोस्की के द्वारा दिया गया था, लव बायोस्की के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ठीक है, बायोस्की जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, स्कॉल फोल्डिंग भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। और बायोस्की ने ही कहा था कि कोई भी बच्चा अगर काम कर रहा है, वो खुद से करके सीख रहा है कार्य को, तो उसे तब तक करते देना चाहिए जब तक वो करने में असमर्थ नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। किसके द्वारा दिया गया था? बायोस्की के द्वारा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकल अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन है, यह केवल किसी भी एक इकाई का अध्ययन है, यह किसी भी विशिष्ट इकाई के गहराई का अध्ययन करता है, इसमें केवल एक ही विधि का प्रयोग किया जाता है, इनमें अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, एकल केस स्टडी के संदर्भ में इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, इनमें केवल एक ही विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चे के सीखने के लिए बुनियादी शर्त है, वह सीखने को तैयार हो,
अभिभावक द्वारा उसे पढ़ने के लिए बार बार कहा जाए, विद्यालय में शिक्षक द्वारा उन्हें सिखाया जाए और सीखने के लिए उसे दूसरे के द्वारा भी प्रेरित किया जाए। देखिए, सबसे अच्छा कब होगा कि बच्चा खुद से सीखने को तैयार हो, हमेशा सीखने को तैयार हो, तो वो सबसे बुनियादी शर्त है। अगर कोई बच्चा सीखने को तैयार ही नहीं है तो उसे गार्जियन भी कितना पढ़ा ले, टीचर भी कितना पढ़ा ले, उसके मोटिवेट करने वाले भी कितना लोग मिल जाए, लेकिन कोई मोटिवेशन नहीं होगा जब तक वो सीखने को तैयार नहीं हो। सबसे बुनियादी शर्त क्या हो गया कि बच्चा खुद से सीखने को तैयार हो। इसका राइट आंसर ए होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन है आंशिक पुनर्बलन पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य प्रेरणा से ज़्यादा प्रभावी होता है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कौन से कथन सही नहीं है। तो देखिए, कौन से कथन सही नहीं है, तो ए वाला आपका सही नहीं है, उल्टा पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आंशिक पुनर्बलन जो है वो सतत पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऊपर वाला सही होगा और सी भी सही है, तो बी गलत है। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर कौन होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका ऑप्शन है दी स्वप्न, गिज्जू भाई, बड़े भाई साहब प्रेमचंद्र, एक स्कूल का बयान, मोंटेसरी और तोता रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, इसको आप इसमें ऑप्शन दिएगा, उसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा इसका? सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिव्यांगजन विद्यार्थी जो देख नहीं सकते हैं, उनकी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयुक्त होगी? इसका ऑप्शन है ब्रेन लिपि में लिखी पाठ्य सामग्री, ICT ऑडियो मटेरियल, 3D मॉडल, या उपयुक्त सही। देखिए, दिव्यांगजन विद्यार्थी जो देख नहीं सकते हैं, मतलब जो ब्लाइंड है, अब ब्लाइंड के लिए कौन सा लिपि सही, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा उपयुक्त सामग्री जो होगा सही होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, इसमें से ब्रेन लिपि से के जो लिखा हुआ है पठन सामग्री, उससे भी काम चल जाएगा, ICT ऑडियो मटेरियल और 3D मॉडल से भी। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए प्रमुख है? अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंध, रटना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए प्रमुख है? देखिए, इसमें से आप खुद भी देख सकते हैं, सीखने के लिए रटना प्रमुख कभी नहीं हो सकता है। रटना जो है ना, नेगेटिव वर्ड, रटना कभी भी प्रमुख नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे प्रमुख कौन सा होगा आपका? इसमें ए होगा, अर्थ निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट सीखने के लिए प्रमुख है। ठीक है, अनुबंधन अनुकरण भी प्रमुख नहीं हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण अधिगम से संबंधित है? इसका ऑप्शन है विद्यालय तत्परता, खेल आधारित शिक्षा, कला समेकित शिक्षा, उपयुक्त सही। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका डी होगा, विद्यालय की तत्परता, खेल आधारित शिक्षा, कला समेकित शिक्षा, या उपयुक्त सही। इसका राइट ऑप्शन कौन से होंगे? डी हो जाएंगे। बाल शिक्षा शास्त्र के विचार का तात्पर्य, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के विचार का तात्पर्य है। इसका ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों और उनके सक्रिय भागीदारी को प्रमुख महत्व देना। बी है बच्चों के आदर्शवादी अनुशासन के दायरे में रहकर शिक्षण कार्य कराना। अध्यापिका जो कि जानने योग्य समस्त ज्ञान के भंडार का उपयोग करना, या उपयुक्त सही। इसमें पूछा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के विचार से कौन सा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के विचार का तात्पर्य का मतलब क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए होगा। देखिए, बच्चा के अनुभव और उसके सक्रिय भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, आधुनिक एजुकेशन सिस्टम के लिए बच्चे को एक्सपीरियंस लेना और उसके पार्टिसिपेशन पे जोर दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्ञान मीमांसा का संबंध है, ज्ञान मीमांसा का संबंध किससे है? ईश्वर के अस्तित्व से संबंधित तत्व ज्ञान के अध्ययन से, आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान के अध्ययन से, सृष्टि संबंधित तत्व ज्ञान के अध्ययन से, ज्ञान की उत्पत्ति, संरचना एवं प्राकृतिक संबंधी अध्ययन से। देखिए, ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान मीमांसा का अर्थ आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ज्ञान की उत्पत्ति, संरचना और प्राकृतिक संबंधी अध्ययन को ही ज्ञान मीमांसा
कहते हैं। ठीक है, ज्ञान मीमांसा एक दर्शन शास्त्र है जिसमें हम आधुनिक विचारकों के अध्ययन, मतलब आधुनिक जो भी फिलोसफर है, दार्शनिक है, उनके विचारों के, उनकी अवधारणाओं को और उनसे संबंधित प्रकृति को अध्ययन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ज्ञान केवल हमारे तर्क पे आधारित होता है उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है प्रागनुभव ज्ञान, आगमात्म ज्ञान, अतः प्रज्ञा ज्ञान या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए होगा, प्रागनुभव ज्ञान। ठीक है। डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी रचना है? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, इवान इलिच, माइकल एप्पल, मोंटेसरी। देखिए डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी रचना है? तो इसके राइट आंसर आपके बी हो जाएंगे, इवान इलिच। 17 क्वेश्चन में बोला गया है मानव विकास के प्राकृतिक निम्नलिखित में से क्या है? मानव विकास की प्राकृतिक निम्नलिखित में से क्या है? गुणात्मक, परिणात्मक, सर्वांगीण, संवेगात्मक। देखिए मानव विकास की प्राकृतिक क्या होगा इसमें से? तो देखिए इसका राइट आंसर सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास जो है मानव विकास के प्राकृतिक में आता है। बाल केंद्रित शिक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों को सीखने की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली क्या है? व्यवहारवादी, निर्माणवादी, आदर्शवादी या उपयुक्त सही? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बी होगा, निर्माणवादी। राइट आंसर कौन होगा? बी होगा, निर्माणवादी। ठीक है, बाल से केंद्रित शिक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों के सीखने की ये सबसे बेस्ट प्रणाली किसे माना जाएगा? तो आपका निर्माणवादी को माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, गार्डनर जो थे बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको? तो गार्डनर हो जाएगा। इनके अनुसार इनका मानना था कि मनुष्य के सीखने में एक दो बुद्धि कार्य नहीं करती है बल्कि बहुबुद्धि कार्य करती है। ठीक है, चलते हैं 21 की तरफ। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र पे निम्नलिखित में से कौन बल देते हैं? पेस्टालॉजी, फारोले फेरे, जॉन डीबी और मोंटेसरी। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र किससे रिलेटेड है? तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पाउले फ्रेरे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति के अनुशंसा पे की गई थी? क्या स्थापना किस शिक्षा नीति के अनुसार की? उसका ऑप्शन है 1968, 1986, 1992 एंड 2016। देखिए इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा। 1986 में 1986 का शिक्षा नीति बहुत ही फेमस शिक्षा नीति था और इसी के अनुशंसा पे किया गया था। प्रशिक्षण संस्थान एवं डाइट की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सन 1994 में यूनेस्को के सलमंका अधिवेशन के मुख्य अनुशंसा संबंधी है। इसका ऑप्शन है विशेष शिक्षा, जेंडर शिक्षा, समावेशी शिक्षा और सबके लिए शिक्षा। देखिए 1994 में यूनेस्को के सलमंका अधिवेशन का मुख्य जो था ना अनुशंसा, वो था आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा ही दिया गया था 1994 ईस्वी में यूनेस्को के जो सम्मेलन हुए थे उसके अनुसार। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पे केंद्रित होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं आपको? ज्ञानात्मक व्यवहार पे, मनोज्ञानात्मक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार पे, ए बी दोनों समान रूप से, या बी की अपेक्षा ए अधिक होगा। ठीक है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो किस पे केंद्रित होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी आंसर सही होगा, ए और बी दोनों पे समान रूप से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अपने अध्ययन एवं अनुशंसा में प्राथमिक शिक्षा को भी शामिल किया था? निम्नलिखित में से किस आयोग ने अपने अध्ययन एवं अनुशंसा में प्राथमिक शिक्षा को भी शामिल किया था? इसका ऑप्शन है राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए प्राथमिक शिक्षा की बात जो है ना आपको किसने किया था? कोठारी आयोग ने किया था।
ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास आपस में सहसंबंधित नहीं है। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिससे वृद्धि समाहित होती है। वृद्धि एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विकास समाहित होता है। विकास केवल परिमाणात्मक परिवर्तन को इंगित करता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा। देखिए, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि समाहित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? परिपक्वता स्वाभाविक परिवर्तन का नाम है। परिपक्वता अर्जित व्यवहार का नाम है। सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। परिपक्वता आनुवांशिक से संबंधित है। देखिए, इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए, परिपक्वता जो है वो कभी भी आनुवांशिक, मतलब कि आपको पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं। ठीक है, आनुवांशिकता हेरिडिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बाकी इसमें सब सही है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः क्या होते हैं? शारीरिक रूप से शारीरिक तौर से कमज़ोर होते हैं, अपने विद्यालय को नापसंद करते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में असाधारण कार्य करते हैं और वे हर क्षेत्र में काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में पूछा गया है आपसे कि प्रतिभाशाली बच्चे क्या इसमें से गुण होगा। ठीक है, सामान्यता इसमें से क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसमें किसी विशेष क्षेत्र में असाधारण कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण है? बच्चे को शाबाशी देना, बच्चे को टॉफ़ी देना, बच्चे को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर मेडल देना, बच्चे द्वारा अच्छा कार्य करने पर बहुत अच्छा कहना। देखिए, प्राथमिक पुनर्बलन का कौन सा इसमें उदाहरण है? तो बच्चे को टॉफ़ी देना। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। वैसे बच्चे जो अधिगम नियोक्ता के शिकार होते हैं उनमें विशेषता पाई जाती है। निम्न स्तर का अवधान, निम्न स्तर का गामक कौशल, पढ़ने या लिखने में कठिनाई, उपयुक्त सही। वैसे बच्चे जो अधिगम नियोक्ता के शिकार होते हैं उनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? देखिए, वैसे बच्चे जो अधिगम नियोक्ता से रहते, देखिए निम्न स्तर का अवधानन भी होता है, निम्न स्तर का गामक कौशल भी रहता है और पढ़ने लिखने में कठिनाई भी होती है। इसका मतलब ये हुआ, डेट मीन्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का इस तरह से 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा है। और आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, शुभ रात्रि।